दोस्तों, आज हम आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई एक ऐसी शानदार सीरीज को लेकर आए हैं जिसकी कहानी बाकी सब सस्पेंस थ्रिलर से एकदम अलग है। सीरीज का नाम है 11-11, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.3 और ये सीरीज इस रेटिंग को बखूबी डिजर्व भी करती है। हमने इस वीडियो में इस पूरी सीरीज को एक्सप्लेन किया है, तो अब बिना देरी किए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज की शुरुआत एक मेले के सीन से होती है, जिसमें हम बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी भीड़ को देखते हैं। साथ ही हम वहाँ एक नाच गाना करने वाली पलटन को भी देखते हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपने जेब से निकालकर दारू पी रहा होता है। तभी उसके पास उसका छोटा बेटा आता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। वो आदमी उसे जेब से निकालकर 10 रुपए देता है, जिससे वो बच्चा मेले में जाकर एक गेम खेलता है, जिसमें एक रिंग को सामने रखे हुए प्राइस के ऊपर डालना होता है। ये बच्चा बहुत देर से एक गोरिल्ला के मांस के ऊपर उस रिंग को डालने का ट्राई करता है, लेकिन रिंग उस पर जाती नहीं है। इस बीच पीछे से उसी की उम्र की एक छोटी बच्ची आती है और उस रिंग को उस प्राइस के ऊपर डाल देती है और उस प्राइस को उस लड़के को देने लगती है। पर मेल ईगो की वजह से लड़का उस मास्क को नहीं लेता और उसे फेंककर गुस्से में दूर जाकर एक दुकान से कॉटन कैंडी लेकर खाने लगता है। अब ये लड़की लड़के के पास दोबारा आती है और मजाक में उस लड़के से उसकी कॉटन कैंडी ले लेती है, लेकिन गुस्से में ये लड़का उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम नोटिस करते हैं कि एक आदमी उस लड़की के पास आता है और उसे एक नई कॉटन कैंडी देकर उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। ये सब होते हुए दूर खड़ा वो बच्चा छुपकर देख लेता है। ये घटना 25 अक्टूबर 2001 शाम 7 बजे की होती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक नदी पर एक मछुआरा दिखाई देता है, जो मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर आया होता है, जो आगे रास्ता बनाने के लिए नदी में पड़े बेल और पत्तों को हटाने लगता है। अब जैसे ही वो नीचे पानी में हाथ डालता है, उसे वो गोरिल्ला का मास्क दिखता है। जब वो ठीक से उसे चेक करता है तो शॉकिंगली उसे एक छोटे बच्चे की बॉडी मिलती है, जिसके मुंह पर ये गोरिल्ला मास्क लगा हुआ था। ये मछुआरा इस बच्चे की बॉडी को उठाकर बाहर लेकर आता है और जैसे ही वो उसके चेहरे से ये मास्क हटाता है तो हमें वही लड़की देखने को मिलती है जो हमें मेले में दिखाई गई थी। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें इस घटना के 15 साल बाद 24 अक्टूबर 2016 की रात के 9 बजे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ न्यूज एंकर एक न्यूज कवर कर रही होती है, जिसके चलते देश में एक कानून लागू होने वाला होता है, जिसमें 15 साल से पुराने सारे केसेस को परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। कई राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं और ये प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे। फिलहाल हम देहरादून का सीन देखते हैं और इस प्रोटेस्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम है रंजना तिवारी, जिसकी बेटी को आज से 15 साल पहले गुमनामी की मौत मिली। पुलिस वाले भी इस केस को सॉल्व करने में नाकामयाब रहे थे। ये भी अब तक का एक अनसॉल्व्ड केस होता है। इधर हम टीवी पर इस न्यूज को देखते हुए समीर भाटिया को देखते हैं, जो अभी DGP है। 15 साल पहले ये केस इन्हीं के अंडर में रहा था, तब यही इस केस के इंचार्ज थे। वहीं हम उसी प्रोटेस्ट में युग आर्या को देखते हैं, जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन फिर भी वो इस प्रोटेस्ट में शामिल था। युग खुद इसको पुलिस की नाकामयाबी मानता है कि कैसे 15 साल से पुलिस ये केस सॉल्व नहीं कर सकी। अब वापस हमें पास्ट में 3 नवंबर 2001 रात 8:30 बजे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उस बच्चे के घर उसकी टीवी पर अदिति तिवारी के गुमशुदा होने की न्यूज चल रही होती है। अदिति देश के जाने माने लेखक की बेटी थी। यहाँ पुलिस बता रही थी कि फिरौती मांगने वाला कोई फाइनल ईयर का मेडिकल छात्र है, जो अभी तक 10 लाख रुपए मांग चुका है। अब इस खबर को देखकर ये बच्चा अपने पापा को बताता है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की के साथ गई थी, लेकिन इसके पापा उस समय दारू पी रहे होते हैं और इसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। अब इधर प्रेजेंट में मिसिंग लड़की की मां रंजना तिवारी भूख हड़ताल पर बैठ जाती है। तभी हम वामिका रावत को आते हुए देखते हैं, जो कि एक DSP है, और अंदर जाकर वो अपने ऑफिसर्स को बोलती है कि ये सब जल्दी क्लियर करवाओ। उस पर ऑफिसर कहता है कि मैम, हम लाठी चार्ज कर दें। इस बात पर वामिका उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि हर चीज का सोल्यूशन लाठी चार्ज नहीं होता, और वैसे भी ये विक्टिम्स हैं, हम इन पर लाठी चार्ज नहीं कर सकते। वामिका कहती है कि 15 साल पुराने जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं उनकी लिस्ट मेरे पास लेकर आओ, मुझे उन सबको शटडाउन लिस्ट में डालना है। ऑफिसर कहता है कि न्यू ज्वाइनी आर्या को मैंने पहले ही उस काम पर लगा दिया है। वहीं हम आर्या को देखते हैं, जो पुलिस रिकॉर्ड रूम में 15 साल पुराने सारे केसेस को कलेक्ट कर रहा होता है। इस बीच वामिका के फोन पर उसकी माँ की कॉल आने लगती है। अब काफी देर बजने के बाद वो फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ बोलती है कि तुम बिना बताए ऑफिस चली गई, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। इस पर वामिका कहती है कि आपको सब पता है ना। तो उसकी माँ बोलती है कि अब 15 साल हो गए हैं, वो अब नहीं आएगा। ये सुनकर वामिका फोन रख देती है। उधर हम आर्या को देखते हैं, जो सारी फाइल्स रद्दी की तरह वामिका की टेबल पर रख देता है। इस पर वामिका गुस्सा होकर उससे कहती है कि ये कोई रद्दी खाना है।
इस पर आर्या बोलता है कि नहीं मैम, ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामयाबी है। फिर वामिका उसे देखकर कहती है कि मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। इस पर साथ वाला पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये प्रोटेस्ट में इंटरव्यू देता है मैम, विक्टिम के साथ खड़ा रहता है। इसके बहुत चर्चे हैं, पुलिस की जॉब इसके लिए नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस की हर जगह बेइज्जती करता है। इस बात को सुनने के बाद आर्या को बहुत गुस्सा आता है और सारा गुस्सा उस ऑफिसर के ऊपर निकाल देता है। वो एक एक करके बोलने लगता है, तुम घूस खाते हो, जो स्विस घड़ी तुमने हाथ में पहन रखी है वो तुम्हारी 2 महीने की सैलरी है, और जिस 5 स्टार स्पा की टिकट तुम अपने जेब में लेकर घूम रहे हो, इतना पैसा आता कहाँ से है? और तुम्हारे ब्राइबरी के किस्से इस पूरे ऑफिस में मशहूर हैं। वामिका उस पर चीख पड़ती है और कहती है कि तुम्हें मेरे सामने इस बात को करने का हक किसने दिया? तुम खुद पुलिस वाले कहलाने के लायक नहीं हो। तुम प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हो। इन अनसॉल्व्ड केसेस में तुम्हारी भी नाकामयाबी है। और तुम बोल रहे थे कि न्यू ज्वाइनी हो और लोगों को देखकर एक नजर में पहचान जाते हो, तो एक केस सॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से हम तो यहाँ बैठकर झक मार रहे हैं। ये सुनकर आर्या वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से 2001 का सीन दिखाया जाता है और हम उसी पुलिस स्टेशन में उस बच्चे को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आया होता है ये बोलने के लिए कि वो लड़का नहीं लड़की थी जिसने उस बच्ची को किडनैप किया था। पर कोई भी पुलिस वाला उस पर ध्यान नहीं देता, सब उसको भगा रहे होते हैं। वो पर्ची में भी ये लिख कर लाया था। भागते हुए वो इंस्पेक्टर शौर्य सिंह से टकरा जाता है और वो पर्ची गिर जाती है। वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और उस पर्ची को इंस्पेक्टर शौर्य उठा लेते हैं। एक कांस्टेबल उन्हें कहता है कि एसपी साहब आपको बुला रहे हैं, और अब हम एसपी साहब को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि समीर भाटिया थे। वो उस समय 2001 में सिर्फ एसपी थे। उस केस को वही लीड कर रहे थे और वो अपने सब इंस्पेक्टर से कहते हैं कि 2-3 दिन हो चुके हैं और न्यूज वाले हमारा मजाक बना रहे हैं। जो लड़की गायब हुई थी उसका फादर एक जाना माना लेखक है और सीएम सर के पास से मुझे 3 बार कॉल आ चुका है। वो मेरे तो कपड़े उतार रहे हैं और तुम लोग भी वही कर रहे हो। फिर हम शौर्य सिंह को देखते हैं जो अच्छे से केस को ब्रीफ करते हैं और बोलते हैं कि 25 अक्टूबर रात 7-8 बजे के बीच बच्ची गायब हुई थी और लगभग 11 बजे के आसपास उसकी फैमिली को किडनैपर से फिरौती के लिए कॉल आया 5 लाख रुपए के लिए, और उन्होंने 5 लाख रुपए दे भी दिए। पर वहाँ से कोई रिस्पांस न आने के बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस उस नंबर का पता लगाती है तो ये नंबर किसी देहरादून मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट राघव नोटियाल का होता है। अब उसका नंबर बंद आ रहा है और आउट ऑफ रीच है। फिलहाल वो गायब है, बाकी और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर समीर भाटिया भड़क जाते हैं और कहते हैं कि और कितना टाइम लोगे? जब तक पता लगाओगे तब तक मेरी नौकरी चली जाएगी। इतने में एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि अदिति तिवारी की बॉडी मिली है एक नदी के किनारे। इस पर सब शॉक्ड हो जाते हैं और फौरन सब मॉर्चरी पहुंचते हैं। यहाँ अदिति के माँ बाप बहुत रो रहे होते हैं। वो शौर्य से कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे थे? मेरी बेटी मारी गई और राघव नौटियाल अभी तक नहीं पकड़ा गया। फिलहाल इस बात का शौर्य के पास कोई भी जवाब नहीं था और वो उन दोनों को देखकर खुद भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद शौर्य सीधा अपने ऑफिस पहुंचकर फाइल टेबल पर पटक देता है। वो काफी परेशान था। तभी उसका ध्यान अपने कंप्यूटर पर लगे स्टिकी नोट्स पर जाता है जिस पर लिखा हुआ था 3 नवंबर पंचोली टेक्सटाइल मिल, और बगल में एक वॉकी टॉकी पड़ा होता है। अब वो अदिति के केस की फाइल उठाता है और यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी यहाँ वामिका आती है और उससे कहती है कि आज से मैं पोस्ट संभालने वाली हूँ। शौर्य उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मेरे लिए आज इतना भी खुशी का दिन नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए जरूर खुश हूँ। इतना बोलकर शौर्य वहाँ से चला जाता है। इससे हमें पता पड़ता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो केमिस्ट्री है। खैर, अब हम एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को देखते हैं जो कहती है कि अदिति की मृत्यु पानी में डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है और उसकी बॉडी में डिटर्जेंट में यूज होने वाला एक केमिकल भी होता है। यहाँ भाटिया शौर्य और अपने बाकी ऑफिसर्स पर चीखते हुए कहता है कि मुझे ये केस सॉल्व चाहिए, राघव नोटियाल को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। इस पर शौर्य कहता है कि सर ये काम उसने नहीं किया है। शौर्य एक स्टेट टॉपर है और वो खुद अपने फोन से कॉल करने की गलती क्यों करेगा, और उसने फिरौती में 5 लाख रुपए जितनी मामूली रकम मांगी। जब उसने फिरौती मांगी तब खुद उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे सर। जरूर कोई उसे इस साजिश में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, हमने उसका लास्ट कॉल चेक किया। उसके फोन बंद होने से पहले उसने लास्ट कॉल ड्रग डीलर मोंटी तोमर को किया था जो हमारी हिट लिस्ट में भी है। हमें इस ड्रग वाले एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस पर समीर भाटिया उस पर भड़क जाता है और कहता है कि ये किडनैपिंग केस नहीं रहा, अब ये मर्डर केस हो चुका है और तुम भी हमारे साथ रहकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करो।
खुद उसे इन्वेस्टिगेट ना करो तो ही अच्छा होगा, और उसे जलील कर देता है। फिर शौर्य वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे एक ऑफिसर मिलता है जो उससे कहता है कि केस को हमारे साथ ही सॉल्व करो और समीर सर की बात सुन लिया करो। इस पर शौर्य गुस्से में कहता है कि तुम उनकी चाटते होंगे, लेकिन मैं नहीं, मैं इस केस को खुद अकेले सॉल्व करूंगा। ये कहकर वो जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है उसे उस छोटे बच्चे के द्वारा दी गई चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अदिति को किसी लड़के ने नहीं बल्कि किसी लड़की ने किडनैप किया था। खैर, इसके बाद शौर्य भेष बदलकर मोंटी के अड्डे पर ड्रग लेने चला जाता है और बातों ही बातों में राघव नौटियाल के बारे में पूछने लगता है। तभी उन लोगों को इस पर शक हो जाता है और वो बंदूक निकाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ फाइट होती है और शौर्य सबको मारकर तोमर को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है। अब तोमर पिटाई खाकर धीरे धीरे सब बताता है और कहता है कि वो राघव से एक ही बार मिला है, उसकी गर्लफ्रेंड ही ड्रग करती है और वो कॉलेज में भी सप्लाई करती है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम लास्ट टाइम उसको ये सब देने के लिए कब मिले थे। उस पर तोमर उसको उसी मिल का एड्रेस देता है जिसका स्टिकी नोट शौर्य के कंप्यूटर पर था। इसके बाद सीन प्रेजेंट यानी 2016 में आता है। दोस्तों, यहाँ से हमें पैरेलली पास्ट और प्रेजेंट दोनों के सीन स्विच होते हुए दिखेंगे। खैर, प्रेजेंट वाले सीन में यहाँ आर्या अदिति मर्डर केस की फाइल को स्टडी कर रहा था क्योंकि वामिका ने उसे बहुत जलील कर दिया था और ये बात उसके ईगो पर आ गई थी। यहाँ फाइल पकड़ते हुए उसे सब पता चलने लगता है कि कैसे उसकी बॉडी में से वो केमिकल मिला और सारी चीजें भी। इस बीच अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और तूफान शुरू हो जाता है। उधर 2001 वाले सीन में हम शौर्य को उस मिल के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। उसमें ताला लगा हुआ होता है, सरकार द्वारा उसे बंद कर दिया गया था। वो ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है। फिर 2016 में हम देखते हैं कि तेज तूफान की वजह से खिड़कियां जोर जोर से आपस में टकरा रही होती हैं। उधर हम वामिका को देखते हैं जो अपनी एल्बम में रखे पुराने समय के फोटोज को देख रही होती है जिसमें वो और शौर्य होते हैं। अब वापस हम 2001 वाले सीन में शौर्य को देखते हैं जिसे मिल के अंदर जाते जाते एक छोटे बच्चे का खिलौना मिलता है। जैसे ही वो उस और आगे बढ़ जाता है तभी उसे राघव नौटियाल की बॉडी मिलती है जिसके हाथ पर एक सिरिंज लगी होती है। हम देखते हैं कि इस समय घड़ी में 11:11 और 11 सेकंड्स हो रहे होते हैं। सडनली यहाँ पर एकदम से इल्यूजन पैदा होता है और दोनों टाइम जोन आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। शौर्य बॉडी मिलने के तुरंत बाद अपने वॉकी टॉकी पर कहता है कि मैं शौर्य बोल रहा हूँ, टेक्सटाइल मिल से मुझे राघव की बॉडी मिल गई है। और हम देखते हैं कि ये आवाज सीधा टेलीस्कोप होकर 2016 के टाइम जोन में एक अनयूज्ड वॉकी टॉकी पर आ रही थी जो आर्या के बिल्कुल पास था। तभी आर्या स्टोर रूम का गेट खोलता है और धूल से भरा एक वॉकी टॉकी उठाता है जिस पर दूसरी साइड शौर्य होता है जो कहता है कि मुझे राघव नौटियाल की बॉडी मिल चुकी है जो अदिति केस में मेन सस्पेक्ट है। इधर आर्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अदिति के केस को बंद हुए तो 15 साल हो गए और ये वॉकी टॉकी पर कौन है जो इस केस के मेन सस्पेक्ट के बारे में बोल रहा है। आर्या बार बार हेलो हेलो करने लगता है और पूछता है कि आप कौन हो और राघव को कैसे जानते हो। फिर उधर से शौर्य कहता है कि तू क्या ड्यूटी पर पीकर आया है। आर्या कुछ समझ पाता, वो उससे कुछ पूछ पाता। इतने में कोई शौर्य के सर पर पीछे से रॉड मार देता है जिससे शौर्य नीचे गिर जाता है। तभी इधर अचानक लाइट भी आ जाती है और एक कांस्टेबल आकर आर्या से कहता है कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कोई आता जाता नहीं है और ये वॉकी टॉकी तो पुराना है, इसे आप सिर्फ एक एंटीक पीस मानो। फिर आर्या कहता है कि उसने इससे अभी किसी शौर्य नाम के व्यक्ति से बात की। इस पर कांस्टेबल उसे उस वॉकी टॉकी को खोलकर दिखाता है जिसकी बैटरी निकली हुई थी। ये देखकर आर्या भी सोच में पड़ जाता है। वो फौरन अदिति केस की फाइल को फिर से पढ़ने लगता है। अब वो खुद उस मिल में जाने का फैसला करता है और अपनी बाइक उठाकर वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर आर्या उस मिल को देखता है जिसके आसपास अब झाड़ पेड़ उग गए होते हैं। आर्या उसके अंदर जाता है और टॉर्च से सब जगहों को चेक करता है। बीच बीच में उसे वहाँ पर डर भी लग रहा होता है। तभी अचानक कुछ चमगादड़ उसे डरा देते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच उसे एक कंकाल दिखाई देता है जो बुरी तरह से सड़ चुका होता है और उस पर कीड़े मकोड़े और चूहे घूम रहे होते हैं। ये सीन देखकर आर्या घबरा जाता है और वहाँ से बाहर भाग आता है और बाहर आकर उल्टी करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि अदिति केस को क्लोज होने में अब सिर्फ 69 घंटे ही बचे हुए हैं। फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम राघव नौटियाल को देखते हैं। उसके सर पर कोई लड़की वार करती है और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम 2016 में शिफ्ट होता है। यहाँ आर्या वामिका को इन्फॉर्म करता है और वो फॉरेंसिक टीम के साथ उस मिल में इन्वेस्टिगेशन करने पहुँचती है। वो आर्या से पूछती है कि किसी को नहीं पता था कि राघव नौटियाल की बॉडी यहाँ पर है, फिर तुम्हें कैसे पता चला। इतने में मीडिया भी यहाँ पर आ जाती है और आर्या कहता है कि उसे एक क्लू मिला था, उसके द्वारा ही वो ये सब फाइंड आउट कर सका और वो क्लू के बारे में वामिका को कुछ नहीं बताता। अब अगले सीन में हम आर्या को
देखते हैं जो अपने रूम में खाना बना रहा होता है और तभी करेक्ट 11:11 और 11 सेकंड्स पर वॉकी टॉकी फिर से स्टार्ट होता है और कनेक्ट हो जाता है। तभी हम शौर्य को देखते हैं जो घायल था, उसके पेट से बहुत खून बह रहा था। आर्या शौर्य सर के बारे में पूछता है और साथ ही अदिति केस के बारे में भी कि उसका मर्डर किसने किया। इस पर शौर्य कहता है कि ये मेरा आखिरी ट्रांसमीट है, इसके बाद तुम्हें 1990 वाले शौर्य से बात करनी होगी और उसको याद दिलाना होगा क्योंकि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। यहाँ शौर्य समझ चुका था कि ये फोन कैसे न कैसे ट्रांसमीट जरूर होता है। अगर वो इस टाइम डायमेंशन में मर जाता है तो पिछले टाइम ड्यूरेशन वाला इससे कनेक्ट कर पाएगा। और वॉकी टॉकी के बंद होने के लास्ट मिनट में वो कहता है कि अदिति मर्डर केस में उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ है, उसे इन्वेस्टिगेट करो। अब ये सब सुनकर आर्या सुबह ऑफिस पहुँचते ही पता करता है कि शौर्य कौन है। यहाँ उसे पता चलता है कि शौर्य इसी केस पर काम कर रहा था जो अनसॉल्व्ड है। तभी वहाँ वामिका आती है और उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछती है कि तुझे उस क्लू के बारे में कैसे पता चला कि उस टेक्सटाइल मिल में ही राघव नौटियाल की बॉडी मिलेगी। तब वो कहता है कि अदिति की बॉडी से मिले केमिकल्स सिर्फ किसी टेक्सटाइल मिल में ही मिल सकते हैं और हमारे सिटी के बाहर सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल है जो बहुत सालों से बंद था और ये केस भी बहुत पुराना है। मुझे अंदर से एक सेल्फ गट फीलिंग आई और मैं चेक करने चला गया। फिर वो कहता है कि मिल से जो बॉडी मिली वो राघव की ही थी और हमें उसकी गर्लफ्रेंड को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि वो भी कॉलेज में ड्रग सप्लाई करती थी और मुझे पक्का यकीन है कि वही किडनैपर है। फिर वामिका उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। उस पर आर्या कहता है कि उस दिन मेले में मैं वहीं पर था। यहाँ हमें पता चलता है कि आर्या वही लड़का होता है जिसे हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। यहाँ आर्या कहता है कि मैंने सबको बताने की कोशिश की कि दोषी कोई लड़का नहीं बल्कि कोई लड़की है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। फिर हम सब सीनियर ऑफिसर्स को देखते हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं। आर्या कहता है कि राघव की गर्लफ्रेंड अभी एक अस्पताल में नर्स का काम करती है और हमें उसे उठाना चाहिए और उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उधर हम राघव की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो न्यूज में आर्या को देख रही थी, जो मीडिया के सामने सब कन्फेस कर रहा था। तभी पुलिस उसे उठा लेती है और पूछताछ करने लगती है क्योंकि जो पुराने केसेस बंद होने वाले थे उनमें अभी एक दिन बचा था। पहले तो वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करती, पर जब उसे सारे एविडेंस दिखाए जाते हैं कि राघव के ग्लासेस पर लगे खून के निशान से उसका डीएनए मैच हो गया है और भी सबूत उसके खिलाफ थे, तभी वामिका और आर्या उससे कहते हैं कि मिल बंद थी और बॉडी किसी को मिली नहीं, इसलिए तुम बची रही। अब मजबूरी में उसे सब बताना पड़ता है। उसने कहा उसे पैसे चाहिए थे ड्रग्स खरीदने के लिए, इसलिए पहले उसने अदिति को किडनैप किया और उसके पेरेंट्स से फिरौती मांगी और वो पैसे राघव के अकाउंट में आ गए थे। राघव ने वो पैसे उसे दिए तो उसे और लालच आ गया। उसने राघव से और फिरौती की मांग करने को कहा, पर राघव के मना करने पर उसने गुस्से और लालच में पहले अदिति को और बाद में राघव को मार दिया। इस नशे की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया और इतने टाइम से ये केस अनसॉल्व्ड था। इधर हम देखते हैं कि सरकार ने क्रिमिनल केसेस को बंद करने का अपना डिसीजन वापस ले लिया है क्योंकि अब उनका मानना है कि क्रिमिनल केसेस कभी भी सॉल्व हो सकते हैं और दोषी को कभी भी सजा दी जा सकती है। इसकी वजह से क्रिमिनल को कोई भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। यहाँ अदिति की माँ राघव की गर्लफ्रेंड को देखकर भावुक हो जाती हैं और उसे मारने के लिए दौड़ती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। यहाँ वामिका उन्हें संभालती है और आर्या भी रात को कैंडल मार्च में जाता है और फिर से हमें फ्लैशबैक में आर्या और अदिति के 2 पल का सीन दिखाया जाता है जिसे सोचकर आर्या भावुक होकर रोने लगता है। उधर हम वामिका को देखते हैं जो शौर्य के घर पर आई हुई थी और उसकी फोटो को देखकर पुराने दिनों को याद करने लगती है कि कैसे जब वो न्यू ज्वाइन हुई थी तो शौर्य ने उसे कहा था कि वो उसे सब कुछ सिखा देगा। तब से ही उसके मन में शौर्य के लिए एक सॉफ्ट लव एंगल डेवलप हो गया। फिर हम शौर्य के पापा और वामिका को साथ बैठे हुए देखते हैं और वो बहुत टाइम तक बातें करते हैं, मतलब वामिका शौर्य के पापा को जानती है। उसके बाद हम दूसरे सीन में भाटिया को देखते हैं जो हेड ऑफ पुलिस था। यहाँ वो अपने जूनियर से कहता है कि इस बंदे ने केस सॉल्व कर लिया, अब इनको शौर्य के बारे में भी पता लग जाएगा। उसके साथ तुमने क्या किया ये सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, बस वो चीज बाहर ना आए। इन्हें इस केस में गुमराह करो और किसी और स्ट्रॉन्ग केस में लगाओ। फिर हम देखते हैं कोल्ड केसेस के ऑफिस को। यहाँ केसेस को सॉल्व करने के लिए इन लोगों को ये ऑफिस दिया गया है। तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि तुम्हें टाई और डाई केस के बारे में पता है, वो अब तक का सबसे मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग अनसॉल्व केस है।
तुम्हें उसे सॉल्व करना चाहिए और उसे प्रायोरिटी रखना चाहिए। वो केस के बारे में थोड़ा बताता है कि 20 से 25 साल की उम्र की जो भी लड़की लाल कलर का कोई सूट सलवार पहनकर रात को अकेले निकलती है तो एक किलर उनको पकड़कर पहले इनका गला घोंटकर इन्हें मार देता है और फिर इनका मेकअप बिगाड़कर इन लड़कियों के हाथ पैर बांधकर इन्हें वहीं छोड़ देता है। उसने बहुत सारे मर्डर किए हैं लेकिन आज तक लड़कियों के गले पर एक भी निशान नहीं मिला और अभी भी ये सारे केस अनसॉल्व्ड हैं। तुम लोगों को यही सॉल्व करना है। किलर बस 3 साल एक्टिव रहा, फिर उसने ये सब बंद कर दिया। वो किलर अभी भी बाहर घूम रहा है। फिर हमें रात को मंजोलिया के जंगल में शौर्य को दिखाया जाता है। ये 1990 के 9 अगस्त वाला सीन है जहाँ शौर्य इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और वहीं दूसरे सीन में हम आर्या को भी उसी कमरे में बैठा हुआ देखते हैं। अब जैसे ही 11:11 और 11 सेकंड्स होते हैं, वॉकी टॉकी वापस से एक्टिव हो जाता है। इधर शौर्य टाई एंड डाई वाले केस की लाश को ही ढूंढ रहा होता है। तभी आर्या वॉकी टॉकी से कहता है कि आप शौर्य सर बोल रहे हो ना? शौर्य कहता है कि हाँ, अभी मैं मंजोलिया के जंगल में हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? आर्या कहता है कि मैं SI आर्या बोल रहा हूँ। आर्या यहाँ शौर्य को सैल्यूट देता है और उसे बताता है कि जिस बॉडी को आप ढूंढ रहे हो वो पुल के नीचे मिलेगी और लास्ट केस आपको 9 नवंबर को हरवाला रेलवे स्टेशन के पीछे मिलेगा। अब इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। आर्या को पता था कि ये कॉल 1990 वाले शौर्य के पास ट्रांसमिट हो रहा था। आर्या टाई एंड डाई वाले केस में हेल्प करना चाहता है और विक्टिम को बचाना चाहता है। अब पास्ट बदलेगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिक चेंज होगा। कॉल कटने के बाद शौर्य के ऑफिसर्स को पूल के नीचे बॉडी मिल जाती है और वो उसे आकर बताते हैं। शौर्य को भी वॉकी टॉकी वाली बात पर विश्वास हो जाता है कि कोई तो उसकी हेल्प कर रहा है और अगला खून अब 9 नवंबर को हरवाला रेलवे स्टेशन के पीछे होगा। शौर्य सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 1990 वाले शौर्य को 2001 वाले ट्रांसमिट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अभी इन चीजों से अनजान था। ये चीज उसके लिए नई थी। उसे नहीं पता कि 2001 में क्या हुआ, पर आर्या टाइमिंग में सबसे आगे है। वो 2006 में है, इसलिए उसे सब पता है। खैर, इसके बाद हम कोल्ड केसेस के यूनिट को देखते हैं। यहाँ आर्या बोलता है कि मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि ये किलर बदला ले रहा है। हो सकता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ हो, क्योंकि वो हर लड़की का मेकअप बिगाड़ता है। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर होगी और उसको लाल कपड़े पहनने का शौक होगा, क्योंकि हर विक्टिम ने लाल कलर के कपड़े पहने होते हैं। किसी ने ड्रेस, किसी ने टॉप, किसी ने कुछ, और उन्होंने मेकअप भी किया हुआ था। पहले किलर ने उनका गला घोंटा, फिर उनका मेकअप बिगाड़ा और फिर उसी लाल कपड़े या लाल चुन्नी से उनके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद हम वापस 1990 में जाते हैं और यहाँ हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं और उसने भी लाल कलर का कोई ड्रेस पहना होता है। वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर जब वो अपने घर जाने लगती है तो रास्ता बहुत सुनसान होता है। ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यहाँ लड़की उस आदमी को पकड़ लेती है और ये कोई और नहीं बल्कि शौर्य था। शौर्य उस लड़की से प्यार करता है और कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना, कुछ डिफरेंट करना है। मसूरी में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो लड़कियों का मेकअप बिगाड़ता है और उन्हें मारकर उन्हें लाल कपड़े से बांध देता है। इस पर वो लड़की कहती है कि तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। फिर शौर्य को याद आता है कि आज 9 नवंबर है और आज हरवाला रेलवे स्टेशन के पीछे एक और मर्डर होने वाला है। वो अपनी बाइक को लेकर सीधा वहाँ पहुँचता है और उसी लड़की को देखता है जिसका पीछा किलर कर रहा था। और दूसरी जगह हम रात में आर्या को देखते हैं जो केस स्टडी कर रहा था। वो घर ना जाकर सारे विक्टिम्स के नाम चेक कर रहा होता है। उसी समय दूसरी तरफ हम शौर्य को देखते हैं जिसे वो लड़की बेहोश पड़ी हालत में मिलती है जो अभी तक जिंदा थी। शौर्य उसे बचा लेता है। इधर राघव के हाथ में उसी लड़की की फोटो लग रही होती है। उस फोटो में वो लड़की अचानक से जिंदा हो जाती है और वॉल पर यहाँ ये लिखा हुआ था कि ये मर गई है। अब वहाँ लिखा होता है कि ये सरवाइव कर गई थी, मतलब शौर्य ने उसे बचा लिया था। उससे आर्या समझ जाता है कि पास्ट में किए गए बदलाव से प्रेजेंट में बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं। तभी हमें उस किलर को दिखाया जाता है जिसके बक्से में लाल साड़ियाँ और कटे हुए खिलौने के सर थे और एक काले कलर से भरा हुआ एक डिब्बा जिसे वो उन कटे हुए सरों पर लगा रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां आर्या वामिका को कॉल करता है और बताता है कि ये लास्ट वाला विक्टिम मरा नहीं है। वामिका कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं उस लड़के से ही बात कर रही हूँ। वो उस समय नहीं मरी बल्कि उसके बहुत सालों बाद कैंसर और डिप्रेशन से मर गई थी। वो कहती है कि ये सब तो रिकॉर्ड में है, तुम ये सब मुझे फोन करके क्यों बता रहे हो। फिर हमको उसी रात का सीन दिखाया जाता है जब शौर्य उस लड़की को बचा रहा था। तभी पीछे से उस पर एक आदमी हमला करता है। इसके बाद शौर्य उसका पीछा करता है और आखिरकार उसको पकड़कर बहुत मारता है। फिर उसे पास के थाने में ले जाकर थाने के जो बड़े अधिकारी होते हैं
वो उसे उनके हवाले कर देता है। वो उस आदमी को जेल में डालकर शौर्य से कहते हैं कि अपना नाम और नंबर लिखवा दो और तुमने ये केस सॉल्व कर दिया, शाबाश। शौर्य इसके लिए बहुत खुश हो जाता है और फिर 11:11 और 11 सेकंड्स होते हैं और वॉकी टॉकी कनेक्ट हो जाता है। वो आर्या को शुक्रिया कहता है कि मैंने आपकी वजह से किलर को पकड़ लिया है। इस पर आर्या कहता है कि आपने केस अभी सॉल्व नहीं किया है, ये केस अनसॉल्व है। आपने एक लड़के को पकड़ लिया है जो बेकसूर था और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। जाओ और जाकर उसको बचाओ। वहीं हम देखते हैं कि कस्टडी में एक पुलिस ऑफिसर उस लड़के को मार रहा होता है। वो लड़का बार बार कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, पर वो नहीं मानते और 3rd डिग्री की वजह से उसकी मौत हो जाती है। शौर्य वहाँ पहुँचता उससे पहले ही वो लड़का मर चुका था। फिर उसे न्यूज मिलती है कि उस किलर ने एक और लड़की को मार दिया है। फिर जो सीनियर ऑफिसर होता है वो शौर्य को गाली देकर कहता है कि तूने मुझे गलत केस में फंसा दिया और उसका बैच छीनकर कहता है कि तेरा तो मैं कोर्ट मार्शल करूंगा। शौर्य अपना बैच देकर वहाँ से पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचता है और आर्या को ढूंढना चालू कर देता है। इस चक्कर में वो एक सीनियर ऑफिसर को भी पीट देता है। सारे पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर आर्या उसे नहीं मिलता और मिलेगा भी कैसे, वो तो 2016 में था। उस दिन जब वो उस लड़के को पकड़ रहा था तो उसे मसूरी डिपो की एक बस वहाँ से जाती हुई दिखी थी। शायद वो किलर उसी में हो। फिर वो मसूरी बस डिपो जाता है और वहाँ पूछताछ करता है। इधर प्रेजेंट में भी वामिका को बस स्टैंड के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि विक्टिम के साथ वालों ने बताया कि उसके मरने से पहले उन्होंने मसूरी बस डिपो से एक बस पकड़ी थी। वो कहती है कि मसूरी बस डिपो हमारा मेन क्लू पॉइंट हो सकता है। वो पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचती है और पता करती है कि 1990 में बस चलाने वाले ड्राइवर्स कहाँ पर हैं। वो पुराने रजिस्टर खंगालते हैं और उसे उनका नाम मिल जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जैसे ही शौर्य वहाँ पहुँचता है और बस ड्राइवर से पूछताछ कर रहा होता है, तभी पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और वो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इधर हम 2016 में वामिका और आर्या को देखते हैं। जब वो उस बस ड्राइवर के घर जाते हैं तो इधर उन्हें एक लाश पड़ी हुई मिलती है और वो लाश एक लड़की की होती है जिसके हाथ पैर लाल कपड़े से बंधे हुए थे। ये लड़की हमें 1990 में भी दिखी थी। मतलब किलर को पता लग चुका है कि पुलिस वाले एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए इस लड़की को उसने मार दिया। फिर हम देखते हैं कोल्ड केसेस की टीम के ऑफिसर्स वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि ये केस हमारे अंडर में आता है, इसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पर वामिका अपनी टीम को पीछे हटने को कहती है और कुछ एविडेंस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है। 11:11 और 11 सेकंड्स होने ही वाले हैं। कॉल में बस 1 मिनट का टाइम मिलता है बात करने का। जैसे ही टाइम होता है आर्या बोलता है कि ये किलर एक और मर्डर करने वाला है। वो उसे विक्टिम का नाम बताता है और वो शौर्य की गर्लफ्रेंड होती है। जब आर्या ये सब बोलता है तो शौर्य जेल में था और उसका वॉकी टॉकी टेबल पर रखा हुआ था। रात हो रही थी, स्टेशन पर कोई नहीं था। जब ये बात शौर्य के कानों में पड़ती है तो वो झटपटाने लगता है और कहता है कि उसे बचाना होगा, मैं जेल के अंदर हूँ। दूसरी तरफ हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसके पीछे किलर पड़ा हुआ था। शौर्य खुद को अपाहिज महसूस करता है। आज उसको अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में मूवी दिखाने ले जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाया। अगर वो उसके साथ होता तो ये नहीं होता। अब यहाँ शौर्य अपना दिमाग लगाता है और हम शौर्य को मरने की एक्टिंग करते हुए देखते हैं। ये देखकर जैसे ही ऑफिसर आकर उसका लॉकअप खोलकर उसे चेक करने जाते हैं, शौर्य उन्हें मारकर वहाँ से तुरंत अपनी बाइक लेकर भागने लगता है। इधर हम आर्या को 2016 में देखते हैं, जो शौर्य की गर्लफ्रेंड का फोटो हाथ में लेकर उसके जिंदा होने का इंतजार कर रहा होता है। उसे लगता है कि शायद शौर्य उसे बचा लेगा, लेकिन इस बार देर हो चुकी थी। शौर्य जब तक वहाँ पहुँचता है किलर अपना काम करके निकल चुका होता है। शौर्य अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और बार बार अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है कि अगर मैं आज अपने काम में बिजी ना हुआ होता तो आज मेरी गर्लफ्रेंड की जान बच जाती। शौर्य उससे बहुत प्यार करता था। इसी बीच यहाँ पुलिस आ जाती है और वो बॉडी को चेक करती है। बॉडी अभी गर्म होती है, जिसे चेक करके पुलिस वाले कहते हैं कि बॉडी अभी गर्म है, कातिल ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आस पास ही होगा। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे हमने 2016 में उस बस ड्राइवर के घर पर मरे हुए देखा था। वो उस जगह से भागती रहती है। वहीं इधर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि उसी लड़की का पोस्टमार्टम चल रहा है, जिसे देखकर वामिका को उल्टी आ जाती है और वो बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पहले की तरह सीढ़ियों पर बैठी होती है जब उसे शौर्य ने आकर संभाला था। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसको बता रहे होते हैं कि पुराने मर्डर का पैटर्न अलग था और इस मर्डर का पैटर्न अलग है। पुराने केसेस में गला घोंटकर हत्या की गई, पर इस केस में विक्टिम की जान इनहेल न कर पाने की वजह से हुई है। किलर ने उसका मुंह पहले प्लास्टिक से ढका होगा, फिर
फिर उसका गला दबाकर उसे मारा होगा। ये सुनकर वामिका अपनी टीम को जाकर ये सारी बात बताती है और कहती है कि कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसने इस मर्डर को भी पुराने पैटर्न से किया जिससे हमें लगे कि वो किलर वापस आ गया है। फिर उसकी टीम में से एक मेंबर बोलता है कि जिस दिन हम उस बस ड्राइवर के घर गए थे उस दिन वहाँ से एक बारात गुजर रही थी। जरूर कोई ना कोई वीडियो बना रहा होगा। हो सकता है बस ड्राइवर उस वीडियो में आ जाए। हमको उसका कैसेट मंगवाना चाहिए। फिर हम आर्या को देखते हैं जो दोबारा उस बस डिपो में जाता है पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर एक ड्राइवर उससे कहता है कि तुम दिलबाग मैडम और ब्रह्मदत्त के बारे में पता लगाना चाहते हो ना। कुछ दिन पहले ब्रह्मदत्त यहाँ आया था और उन दोनों के बीच किसी चीज को लेकर कहासुनी हुई। दिलबाग मैडम उससे कह देती हैं कि तेरे बारे में मैं पुलिस को सब बता दूंगी। फिर उन दोनों के बीच थोड़ी देर झगड़ा हुआ और ब्रह्मदत्त यहाँ से चला गया। फिर वो ड्राइवर ये बात बताने के बाद आर्या से कुछ पैसे मांगता है। फिर आर्या उसे ये कहकर भगा देता है कि अब तुम पुलिस वालों से भी पैसा लोगे। इधर हम वामिका को देखते हैं जिसने उस ड्राइवर के दूसरे घर का पता लगा लिया होता है और वो किसी अस्पताल में अपने बेटे के साथ भर्ती होता है। वहीं दूसरे ऑफिसर को शादी के कैसेट में से ड्राइवर का फोटो मिल जाता है और अब उनका पूरा का पूरा शक उस बस ड्राइवर के ऊपर आ जाता है। उधर हम आर्या को देखते हैं जिसे पता लगता है कि उसने पहले ही उस डिपो को छोड़ दिया था और एक गैराज में जाकर काम करने लगा। फिर जब आर्या उस गैराज में जाकर पूछता है कि क्या ब्रह्मदत्त यहाँ काम करता है तो गैराज वाला कहता है कि करता है नहीं, करता था। वो बहुत कामचोर था और धीरे धीरे सारी बातें आर्या को बताने लगता है। उधर इन लोगों का शक यकीन में बदल गया था कि ब्रह्मदत्त ही किलर है, पर आर्या को लगता है कि वो किलर नहीं है क्योंकि जो पैटर्न वो बता रहे हैं वो वैसा नहीं है। इधर हम वामिका को उसकी जीप में देखते हैं और आर्या अपनी बाइक चला रहा होता है। वो अपने दूसरे ऑफिसर को बताता है कि ब्रह्मदत्त किलर नहीं है, उसकी एज अभी के हिसाब से 80 है और 15 साल पहले भी हो तो वो बहुत ही मिडिल एज का होगा और जिसने मर्डर किए हैं वो कोई यंग है और मैंने पता लगाया वो ब्रह्मदत्त नहीं है। जिस तरह का पैटर्न ये बता रहे हैं वो कोई और ही आदमी है। इस बीच अचानक आर्या का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी 11:11 और 11 सेकंड हो जाते हैं। उधर हम शौर्य को देखते हैं जो अपने घर के कोने में बैठकर रो रहा होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी थी। तभी फिर से वॉकी टॉकी कनेक्ट हो जाता है पर वो फोन नहीं उठाता। इधर आर्या फोन उठाकर कहता है कि क्या आपको उस बस ड्राइवर के बारे में पता है जो आपको डिपो में मिला था? उसका इन सबसे कनेक्शन जरूर है। आर्या बहुत घायल था और इससे पहले वो कुछ कर पाता फोन कट हो जाता है। उधर शौर्य को आर्या की बातों से लगता है कि बस ड्राइवर ने ही उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है और वो उसका पता पूछने निकल जाता है। जब वो पता पूछते पूछते ब्रह्मदत्त के घर पहुंचता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद वो सभी चीजों को चेक करने लगता है तो उसे वही लाल साड़ियाँ वाली डॉल्स के कटे हुए सर और काला पेंट मिल जाता है जिससे वो समझ जाता है कि खून ब्रह्मदत्त ने ही किए हैं। उधर हम वामिका को देखते हैं जो अस्पताल पहुंचती है और ब्रह्मदत्त के बारे में पूछती है। यहाँ उसे पता लगता है कि यहाँ ब्रह्मदत्त नहीं बल्कि उसका बेटा भर्ती है। जब वो उसके रूम में पहुंचकर उसका नाम देखती है तो उसका नाम बिरजू होता है। उधर हम पास्ट में देखते हैं कि जब शौर्य को ब्रह्मदत्त मिल जाता है और वो उसे मार रहा होता है तो पीछे से कोई उसका गला गमछे से घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है और यहाँ ये कोई और नहीं बल्कि बिरजू था। इधर प्रेजेंट में भी बिरजू नींद से उठ जाता है और वामिका को पकड़ लेता है। फिर वामिका उससे फाइट करती है और जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेती है और तभी वहाँ बाकी ऑफिसर्स के साथ आर्या भी पहुँच जाता है जो बिरजू को पकड़ लेते हैं और वामिका कहती है कि असली कातिल यही है, ब्रह्मदत्त नहीं। पर ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे। इस पर आर्या कहता है कि मैं बताता हूँ। वो कहता है कि जब ये छोटा था तो ऐसे ही डिस्टर्ब रहा करता था। इसकी माँ दूसरी जगह पर काम करती थी और इसके पापा बस डिपो में काम करते थे और ये घर में अकेले ही रहा करता था। वो पहले से साइको टाइप का था। उसके घर में रोज झगड़े हुआ करते थे। उसका बाप उसकी माँ को मारा करता था और वो छुप छुप कर ये सब देखा करता था और गुस्से में डॉल्स के सर निकाल लेता था। तभी एक दिन गुस्से में तंग आकर उसकी माँ घर छोड़ने का फैसला करती है और लाल साड़ी पहनती है और घर से निकलती है। इस बीच इसका अपनी माँ से झगड़ा हो जाता है और वो इसे लाल दुपट्टे से बांधकर निकल जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती और ना कभी उसके बाप ने आकर उसका पता लगाने की कोशिश की। फिर वो अकेला ना रहे इसलिए ब्रह्मदत्त इसे अपने साथ ले जाया करता था। इसके बाद वो उन्हीं बातों को सोचकर और साइको हो जाता है। उसे किसी सुंदर लड़की को देखकर गुस्सा आने लगता है। इन सब के चलते धीरे धीरे ब्रह्मदत्त उसके इस बर्ताव से परेशान होकर एक गैराज में जहाँ गाड़ियों की मरम्मत होती है
कुछ पैसे देकर उसे वहाँ काम पर लगा देता है। वहाँ जब जब उसको लाल रंग दिखता है उसका गुस्सा सामने आने लगता है और वो थिनर का नशा करने लगता है। धीरे धीरे ये नशा इतना बढ़ जाता है कि वो लोगों के ऊपर हाथ उठाने लगता है। वहाँ के लोग उसे वहाँ से निकाल देते हैं, पर पैसा ब्रह्मदत्त ने दिया था इसलिए वो काम पर वापस आ जाता है। रात को वो बस चलाता था और सुबह इस दुकान में काम करता था। रात को जब ब्रह्मदत्त बस चलाता था तो बिरजू भी उसमें बैठा होता था अपने शिकार की तलाश में। अगर कोई लड़की किसी सुनसान जगह पर जाती थी तो उसके पीछे से वो भी उतर जाता था, फिर उस लड़की का पीछा करके उस लड़की को दबोचता था, उसका गला घोंटता था, फिर उसका चेहरा खराब करता था, लाल चुन्नी से उसके हाथ पैर बांध देता था। ये उसका एक डिसऑर्डर है, आसान भाषा में कहें तो एक साइकोलॉजिकल बीमारी। तभी एक ऑफिसर आता है और कहता है कि मैडम आप टीवी देखो। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, टाई एंड डाई केसेस में 26 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी। वो कोई और नहीं ब्रह्मदत्त होता है और वो सब कुछ कन्फेस कर लेता है क्योंकि वो अपने बेटे बिरजू को बचाना चाहता था और पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं था। फिर हम आर्या को जाता हुआ देखते हैं जो ब्रह्मदत्त का कन्फेशन लेने के लिए उसे सारे फोटोज दिखाता है, उन सभी लड़कियों की जिनकी मौत का जिम्मेदार बिरजू था। आर्या एक लड़की का फोटो दिखाता है जिसके माँ बाप नहीं थे, वो कॉलेज में पढ़ाती थी और उसकी 2 छोटी बहन भी थी जिसको तेरे बेटे ने मार दिया। एक लड़की की शादी होने वाली थी, एक तो बच्ची थी। वो उससे कहता है कि तू किसको बचा रहा है, अभी भी तेरे पास टाइम है। यहाँ आर्या उसको तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। इस पर ब्रह्मदत्त उससे कहता है कि उसकी क्या गलती है, देखो वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, चल भी नहीं सकता, कितने सालों से वो अस्पताल में एडमिट है। फिर वो कहता है कि 24 साल पहले एक ऑफिसर आया था, कातिल का पता लगाते लगाते वो बिरजू का पीछा करता गया और उसे पकड़ लिया। इसी के साथ हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ शौर्य का गला बिरजू गमछे से दबा रहा होता है। तब शौर्य उसके चंगुल से छूट जाता है। ये देखकर बिरजू भाग जाता है और उसका पीछा करते करते एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। यहाँ वो उसे पकड़ लेता है और बहुत मारता है, उसके मुंह से खून निकल आता है। तभी यहाँ ब्रह्मदत्त आता है और शौर्य के ऊपर हमला कर देता है। शौर्य उस वार से नीचे गिर जाता है और उठकर एक दीवार के सहारे बैठ जाता है और बोलता है कि तू किसे बचा रहा है, 9 लड़कियों का खून किया है इसने। इस पर ब्रह्मदत्त कहता है कि ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह, ना किसी ने देखा, आप फालतू में मेरे बेटे को मार रहे हो। इस पर शौर्य कहता है कि सही कहा, ये खूनी खेल यहीं रुकना चाहिए क्योंकि ना किसी ने देखा ना कोई सबूत है। तभी वो अपनी पिस्टल निकालता है और गन पॉइंट पर बिरजू को रखता है। बिरजू डर के मारे खिसक कर बिल्डिंग के छोर तक पहुंच जाता है और शौर्य ब्रह्मदत्त को साइड में फेंक कर उसके पास जैसे ही जाने वाला होता है, हड़बड़ी में बिरजू बिल्डिंग से गिर जाता है और शौर्य उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे सब कबूल करने को कहता है। पर बिरजू कबूल ना करते हुए हंसता रहता है जैसे उसे अपने किए का कोई पछतावा ना हो। इससे गुस्से में आकर शौर्य उसका हाथ छोड़ देता है और बिरजू नीचे गिर जाता है जिससे उसके नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। शौर्य को ये भी पता लग जाता है कि वो बच गया है। फिर वो अस्पताल भी जाता है। यहाँ ब्रह्मदत्त फिर आर्या से कहता है कि यहाँ मैंने उससे बहुत माफी मांगी, पर शौर्य ने कहा कि मैं स्टेशन जाकर सब बता दूंगा क्योंकि ये करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मेरा बेटा सिर्फ छत से गिर गया था, आपने ना उसे मारा और ना उसने कुछ किया। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ब्रह्मदत्त कहता है कि आज क्यों इतने साल बाद इस केस को ओपन किया जा रहा है। आर्या उससे उस ऑफिसर का नाम पूछता है और वो कहता है कि उसका नाम शौर्य सिंह था। फिर वो ब्रह्मदत्त से पूछता है कि दिलबाग को क्यों मारा। पहले तो ब्रह्मदत्त नहीं बताता, पर आर्या के फोर्स करने पर वो बताता है कि जब शौर्य को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब दिलबाग कहती है कि मैंने उस एरिया में उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ था आपके बेटे को बस में चढ़ते हुए देखा था। इस पर वो उस पर चीख कर कहता है कि वो पहले से ही बस में था। इतना बताकर वो चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तभी इतने में उधर दूसरे पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी आर्या को लगता है कि दिलबाग को जरूर कुछ ऐसा पता था जो इस केस के लिए जरूरी है। तभी वो ब्रह्मदत्त के पुराने घर पर जाता है। उसे वहाँ एक हेयर क्लिप मिलता है। वो हेयर क्लिप किसी और का नहीं बल्कि शौर्य की गर्लफ्रेंड की थी। फिर हमें पास्ट में उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन शौर्य की गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ था। बिरजू उसे दबोचता है और फिर गला घोंटकर उसे मार रहा होता है, पर तभी वो हेयर क्लिप से उसके गर्दन पर वार करती है जिसके नुकीलेपन की वजह से उसके गले का थोड़ा सा हिस्सा कट जाता है। ये सब होते हुए दिलबाग दूर से देख रही होती है। बिरजू यहाँ शौर्य की गर्लफ्रेंड को मार देता है और निकल जाता है। और फिर उस क्राइम सीन पर दिलबाग आती है और
उस सबूत को उठाकर ब्रह्मदत्त को पैसों के लिए ब्लैकमेल करती है और इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए उसे मारता है। और ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए वामिका कहती है कि असली कातिल ब्रह्मदत्त नहीं बल्कि उसका बेटा बिरजू है, क्योंकि लास्ट विक्टिम ने उसके ऊपर हमला किया था। ये हेयर क्लिप के ऊपर उसके खून के निशान भी हैं और इसी के साथ ये केस भी सॉल्व हो जाता है। अब आर्या और वामिका बाहर आकर कुछ बातें करने लगते हैं। वामिका आर्या से उसके और उसके परिवार के बारे में पूछती है, जिसके बाद फिर से मसूरी के संजीवी गांव में 1999 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक छोटा सा लड़का अपने भाई को बुला रहा होता है। उसका भाई पूरे घर में कहीं नहीं था। तभी वो देखता है कि उसके भाई ने खुदकुशी कर ली है। फिर हम आर्या को देखते हैं जो उन्हीं के बैचमेट से शौर्य सर के बारे में पूछने लगता है। वो कहते हैं कि वो तो बहुत बेईमान ऑफिसर था, उसके ऑफिस डेस्क से बहुत पैसा बरामद किया गया था और फिर उसका कोर्ट मार्शल हो गया। और वो कहता है कि तुम क्यों उसकी पूछताछ कर रहे हो, लेकिन आर्या के पास जवाब न होने के कारण वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सीनियर ऑफिसर को आर्या के ऊपर शक हो जाता है कि आखिर ये शौर्य के बारे में क्या जानता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पर हम पुलिस रूम को देखते हैं, जहाँ बोला जा रहा होता है एक ट्रक को पकड़ लिया गया है जो सुल्तानिया का था और उसे पकड़ा है बबलू बारूद ने, जिसने ये काम धर्मवीर डबराल के लिए किया है। दरअसल सुल्तानिया और धर्मवीर के बीच बहुत बड़ी राइवलरी है। जब सुल्तानिया के चंदन के ट्रक लूटे जाते हैं तो वो बदला लेने के लिए डबराल के कुछ आदमियों को मरवा देता है। इससे डबराल बहुत गुस्से में है और पॉलिटिकल सपोर्ट के सहारे उसको पकड़वाने की कोशिश कर रहा है। फिर हम शौर्य को देखते हैं जो पुरानी फाइल्स खोलता है और क्लू निकालकर एक पुराने शूटर से मिलता है जो अब काम नहीं करता। उसको वो अच्छे से जानता है। वो शूटर शमशेरा होता है। वो एक शार्प शूटर होता है और कोई भी क्लू नहीं छोड़ता। और सुल्तानिया के लिए वो पहले से काम किया करता था, पर बेटी होने के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया। शमशेरा से जाकर शौर्य मिलता है। शमशेरा कहता है कि मैं ये काम छोड़ चुका हूँ और उसकी बेटी भी कहती है कि शौर्य अंकल पापा ने कुछ नहीं किया है। पहले वो ये स्मगलिंग वगैरह किया करते थे, पर वो मर्डर नहीं कर सकते। शौर्य बोलता है कि तुमको इस बारे में किसने बताया? वो बोलती है कि छोटे शहर में बातें जल्दी फैलती हैं। तभी वो बोलती है कि मैंने पराठे बनाए हैं अंकल, आप खाकर जरूर जाना। फिर तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी कोई उनका फोटो खींच लेता है। ये सुल्तानिया का ही आदमी था। वो सुल्तानिया के पास जाकर बोलता है कि ये खबरी है और उन लोगों के साथ मिला हुआ है, इसको ठिकाने लगाना होगा। और सुल्तानिया भी हामी भर देता है। फिर हम आर्या को एक नदी के किनारे देखते हैं जो कि मोहित कूलर नाम के एक व्यक्ति से मिलता है, जिसकी गवाही की वजह से शौर्य का कोर्ट मार्शल हुआ था। वो उससे पूछता है कि तुम शौर्य के बारे में क्या जानते हो। ये सुनकर पहले वो थोड़ा सा सकपका जाता है। फिर वो कहता है कि सर ये बहुत पुराना केस है। वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते थे काम करवाने का, केस सॉल्व करवाने का, और बाकी का केस तो आपको पता ही है। उनके पास उनके ऑफिस से कितना पैसा बरामद हुआ था। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और सीधा वो उस ऑफिसर को कॉल कर देता है जो शौर्य का बैचमेट था और उससे कहता है कि आपका एक ऑफिसर आया था आर्या पूछताछ करने, पर मैंने वही स्टेटमेंट दी जो 15 साल पहले दी थी। इस पर वो ऑफिसर कहता है कि उसे कुछ पता नहीं पड़ना चाहिए और उस आदमी से कहता है कि मुझे बार बार फोन मत करना। फिर हम उस रात देखते हैं 11:11 और 11 सेकंड पर कॉल कनेक्ट होता है और शौर्य और आर्या आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी शौर्य आर्या से हेल्प मांगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बबलू बारूद वाले केस में खूनी कौन है? आर्या कहता है कि मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आपको कुछ और जानना हो तो बोलो। कॉल कटने में सिर्फ 20 सेकंड्स बचे हैं। इस पर शौर्य कहता है कि हमारे पास टायर के निशान ही एविडेंस हैं और आर्या उन्हें उस निशान को कलेक्ट करने की टिप देता है, पर वो टेक्नोलॉजी उस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती थी और कॉल कट हो जाता है। फिर अगली सुबह शौर्य जाकर उस मेथड से गाड़ी के टायर के निशान लेता है और उसे पता लगता है कि ये गाड़ी के निशान शमशेरा की गाड़ी के टायर से मेल खाते हैं। शमशेरा पूजा के लिए मंदिर गया होता है, जहाँ सुल्तानिया के आदमी और शौर्य उसका पीछा करने लग जाते हैं। शौर्य उसे पकड़ लेता है कि कबूल कर ले कि ये सब तूने किया है। इतने में वहाँ उसकी बेटी आ जाती है। वहीं कोई स्नाइपर उसके ऊपर एम लगाकर बैठा होता है, पर जब वो गोली चलाता है तो सामने होने की वजह से गोली उसकी बेटी को लग जाती है और शमशेरा को 15 साल की जेल हो जाती है। आज हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सुल्तानिया की बेटी एक रिहैब सेंटर में होती है। वो उससे मिलने के लिए गया था
और उससे कहता है कि बेटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें जल्दी ही यहाँ से घर लेकर जाऊंगा। उधर पुलिस हेड ऑफिस में फोन आता है कि सुल्तानिया की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वहीं आज शमशेरा की सजा को 15 साल पूरे हो चुके थे। तो जेल से रिहा होकर शमशेरा ने ही सुल्तानिया की बेटी को किडनैप कर लिया था और आर्या ने ही पिछली ट्रांसमिशन कॉल पर शौर्य से बात की थी। इस केस के बारे में जब वो केस फाइल पढ़ता है तो उसे सब पता लग जाता है कि सुल्तानिया के लोगों ने ही उसकी बेटी के ऊपर गोली चलाई थी और शमशेरा ने बदला लेने के लिए आज सुल्तानिया की बेटी को किडनैप किया है। जेल से भी वो पता कर लेता है कि शमशेरा रिहा हो चुका है और रिहैब सेंटर के कैमरा में भी उसकी फोटो कैप्चर हो गई है सुल्तानिया की बेटी को किडनैप करते हुए। फिर आर्या जेल में ये जानने के लिए जाता है कि वो कैसा आदमी था। तब पता लगता है कि 15 सालों से शमशेरा बदले की आग में जल रहा था। उसको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में बहुत इंटरेस्ट था और वो सुल्तानिया के बारे में लिखा करता था कि वो उसे कैसे मारेगा। फिर रात को सुल्तानिया के पास भी शमशेरा का कॉल आ जाता है कि तुम रात को इस लोकेशन पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस कर दूंगा। इधर हम सुल्तानिया की बेटी को देखते हैं जो एक फ्रीजर में बंद थी और ठंड से कांप रही थी। उसके सामने उसका फोन पड़ा था जो ऑलमोस्ट डेड होने वाला था। उसी फोन से वो जल्दी से अपने पापा को कॉल कर देती है। वो कॉल ट्रेस हो जाता है और जब सुल्तानिया शमशेरा के पास जाता है तो पीछे से पुलिस वाले भी आ रहे होते हैं। सुल्तानिया शमशेरा के सामने हाथ जोड़ने और गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। शमशेरा कहता है कि तेरी बेटी उस फ्रीजर में है, जैसे मेरी बेटी को मरने के बाद मॉर्चरी में रखा गया फ्रीज करके। मैं तेरी बेटी को जीते जी रखना चाहता हूँ, जा बचा ले उसकी जान। और तभी पीछे से पुलिस भी आ जाती है। एक तरफ सुल्तानिया नीचे जा रहा होता है अपनी बेटी को बचाने, वहीं ऊपर आर्या शमशेरा को पकड़ लेता है। शमशेरा कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, मैं तो 15 साल से जिंदा लाश हूँ, आज मुझे मुक्ति मिलेगी। वहीं वामिका वैन से ऐसी सप्लाई बंद करने की कोशिश करती है और फिर आर्या को याद आता है कि शमशेरा को इलेक्ट्रॉनिक्स से खेलना बहुत पसंद है, उसने कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगाया होगा। वो नीचे जाता है और कोई भी छेड़खानी करने के लिए मना कर देता है, पर जब तक वामिका स्विच ऑफ कर चुकी होती है और तभी वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। आर्या उस ब्लास्ट में जाकर दूर गिरता है और जब आर्या थोड़ा होश में आता है तो देखता है कि वामिका नहीं रही, साथ में और भी कई पुलिस वाले मारे गए। आर्या शॉक में था। वहीं शमशेरा को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और 11:11 और 11 सेकंड्स पर दोनों वॉकी टॉकी वापस से ट्रांसमिट होकर कनेक्ट होते हैं। यहाँ आर्या सर से मदद मांगता है कि वो वामिका को बचा ले। इससे शौर्य को पता चलता है कि वामिका 2016 में मर जाएगी। ये सुनकर वो वामिका को कॉल करता है। वामिका कहती है कि जी सर बताइए। इसके बाद तीनों फोन आपस में ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिसके साथ ही इस वेब सीरीज का यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज का अगला पार्ट आएगा ये तो तय है, क्योंकि इसमें अभी काफी सारी चीजें अधूरी रह गई हैं। खासकर अभी तक हमको शौर्य के साथ क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी दिखाया नहीं गया है। बाकी इस सीरीज में टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को काफी अलग तरीके से दिखाया गया है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप जिस भी सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।